नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि खिड़की जाने के दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, लद्दाख में एलएसी के पास आर्मी और एयरफोर्स का युद्धाभ्यास, गरजे भारत के फाइटर प्लेन। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, नेपाल को नहीं बनने देंगे पाकिस्तान, पीएम ओली से इस्तीफा लेने पर अड़े प्रचंड। जी हाँ, आपको बताएंगे कि उस पार्टी के मुखिया ने पीएम ओली से मांगा है इस्तीफा। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच विश्व हिंदू परिषद की अयोध्या में बड़ी बैठक, देश विदेश के हिंदुओं को जोड़ने पर होगा मंथन। जी हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की अवधारणा के साथ इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच प्योंगयांग की तरह डेप्सांग में भारत की गश्त पर अंकुश लगाने की फिराक में चीन। जी हाँ, इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन इस सब के बीच यूपी में बड़ा ऐलान हो गया रोजगार को लेकर। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया, जिनमें 125 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर सीमावर्ती सेवाओं में घुसपैठ कर रहा चीन। अमेरिकी संसद ने दिया है बड़ा बयान। जहां इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, जेपी नड्डा ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। तुम्हें भूटान की बड़ी सफाई निकल के आई है। जी हाँ, पानी रोकने को लेकर भूटान की बड़ी सफाई निकल के आ रही। तो सब कुछ खबरें जानने के लिए इससे पर छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश कोरोना को तो हराएगा, देश के दुश्मनों को भी पूर्णतः हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,91,000 को हुआ पार। जी हाँ, आपको बता दें कि 4,91,861 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 15,000 के आंकड़े को पार कर गई है। जी हाँ, आपको बता दें पिछले 24 घंटे में जो मामले आए, लेकिन अब तक अभी 682 मामले आज ही अभी सामने आ चुके हैं। बात करें राजस्थान में तो आज 91 मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में भी 605 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। उड़ीसा में भी 218 मामले अभी आए हैं। अच्छी खबर यह है कि 2,28,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। 2,85,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो ये अच्छी खबर। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। लद्दाख में एलएसी के पास आर्मी और एयरबेस का युद्धाभ्यास, गरजे भारत के फाइटर प्लेन। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन से तनातनी के बीच लेह में भारतीय सेना और वायुसेना ने साझा युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हुए हैं। युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच तालमेल बढ़ाने का था। इस युद्धाभ्यास में सुखोई लड़ाकू विमान और चिनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल किए गए हैं। दरअसल भारतीय सेना को मालूम है कि वर्तमान गतिरोध के कारण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रक्षा कवच को कम नहीं किया जा सकता है। अभी भी गलवान घाटी, प्योंगयांग से झील और दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीनी सेना की तैनाती पहले जैसी बनी है। ऐसे में भारत किसी स्तर पर अपनी तैनाती को कम नहीं रखना चाहता है। लद्दाख के लेह क्षेत्र में भारतीय सेना और वायुसेना एक बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। इनमें भारतीय सेना के सुखोई 30 MKI अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही सेना की रसद सामग्री और सिपाहियों की तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हरक्यूलिस और अलग अलग मालवाहक विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में चिनूक हेलीकॉप्टर, मी-17 हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आ रही है और चीन को एक ताकत दिखाने की कोशिश लद्दाख में की गई है, ताकि बुरी नज़र डालने पर करारा जवाब दिया जाएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। नेपाल से बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत को आंख दिखाने वाले नेपाली पीएम अब उनकी ही पार्टी ने कहा चलो बाहर का रास्ता दिखाने लगे। जी हाँ, उप प्रधानमंत्री ओली से इस्तीफा लेने पर अड़े पार्टी के मुखिया प्रचंड। जी हाँ, नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में उठापटक चरम पर। पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जरिए दल बदल शामिल होने जा रहा है। पार्टी की विरोधी खेमे के रुख को देखकर ये तय माना जा रहा है कि ओली से पार्टी अध्यक्ष या पार्टी पद से इस्तीफा लिया जा सकता है, या फिर आज से दोबारा शुरू हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आगे क्या होगा, इसका ट्रेलर बुधवार को दिख चुका है। पार्टी के दोनों अध्यक्ष केपी ओली और पुष्प कमल दहल ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा है। ओली स्टैंडिंग कमेटी में अल्पमत में है, लेकिन आरोप उन पर अधिक है। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टैंडिंग कमेटी में
विरोधी खेमे के 2 सदस्यों के मुताबिक ओली से प्रधानमंत्री का पद छोड़ने को कहा जाएगा। एक सदस्य ने कहा कि जिस तरीके से बुधवार को दहल बोले हैं उससे साफ संदेश है कि ओली की स्थिति ठीक नहीं है। इसी के साथ प्रचंड ने भी ओली को साफ और कठोर संदेश दिया था। उन्होंने ये भी बताया है कि दहल ने उन्हें संभावनाओं का भी जिक्र किया और ओली को चिताया है जो वो सत्ता में बने रहने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम नेपाल को पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के मॉडल पे काम नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके के हमारे प्रयास सफल नहीं होंगे। भ्रष्टाचार के नाम पर कोई हमें जेल में नहीं डाल सकता है। देश को सेना की मदद से चलाना आसान नहीं है और ना ही पार्टी को तोड़कर विपक्ष के साथ सरकार चलाना संभव है। तो इस तरीके से एक बड़ा हमला उन पर बोला गया है और पाकिस्तान ना बनाने की हिदायत भी दी गई और पार्टी में ज़बरदस्त बगावत, ऐसे में सरकार कभी भी गिर सकती है। और इसी सरकार को बचाने के लिए राष्ट्रवाद की हवा झोंकी गई थी नेपाल में। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद की अयोध्या में बड़ी बैठक, देश विदेश के हिंदुओं को जोड़ने पर होगा मंथन, मंदिर निर्माण को लेकर भी आएगी अहम बैठक। जी हाँ, आपको बता दें कि भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के पूर्वी क्षेत्र के 27 चुनिंदा पदाधिकारियों की आज को कारसेवकपुरम में बैठक होगी। बैठक का मुद्दा राम मंदिर निर्माण में हर हिंदू परिवार को जोड़कर 1992 से भी बड़ा कारसेवक माहौल तैयार करना है। देश के साथ विदेशों में भी बसे हिंदुओं को राम मंदिर निर्माण में आर्थिक मदद से लेकर प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की तैयारी है। राम मंदिर बनाने के लिए 15 सदस्यीय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नामक ट्रस्ट में जिन 12 सदस्यों को नामित करके स्वतंत्र होकर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, उनमें विश्व हिंदू परिषद का पूर्ण बहुमत है। अध्यक्ष बने महंत नित्य गोपाल दास समेत महासचिव चंपत राय। विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी चंपत राय की बैठक से पहले ही तय हो चुका है। देश और विदेश के हर हिंदू परिवार को मंदिर निर्माण से जोड़ा जाएगा। 1962 जैसा कार्य सेवा का माहौल तैयार किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। प्योंगयांग की तरफ डेप्सांग में भारत की गश्त पर अंकुश लगाने की फिराक में चीन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के प्योंगयांग की तरफ डेप्सांग में वाईसी जंक्शन पर भी चीन सैन्य जमावड़ा कर उत्तरी लद्दाख से गुजरने वाली नियंत्रण रेखा के अति संवेदनशील इलाकों में भारत की गश्त पर अंकुश लगाने की फिराक में है। अगर चीन को रोका नहीं जा गया तो वो वाई जंक्शन पर रहते हुए अपनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 13 का अवरोध पैदा करेंगी। ये इलाका भारत की तरफ है। चीन ने ऐसा ही प्योंगयांग भारतीय कब्जे वाले फिंगर 4 में फिंगर 8 तक इलाके में किया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, पीएम मोदी ने किया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ। 1.25 करोड़ को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत की। इस वर्चुअल लॉन्चिंग के मौके पर राज्य सरकार के संबंधित विभागों के मंत्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अभियान को लॉन्च करने के दौरान कई मजदूरों से बातचीत भी की। इस दौरान पीएम ने गोड्डा के रहने वाली विनीता से संवाद किया। विनीता ने संवाद के दौरान कहा कि प्रशासन से सूचना मिलने बाद महिलाओं के साथ समूह का गठन किया गया और नर्सरी शुरू की गई। अब 1 साल में 6 लाख रुपए की बचत हो रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने बहराइच के तिलकराम से भी बात की, कई ऐसे लोगों से भी बात की। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीएम योगी की जमकर पीएम मोदी ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज यूपी 24 करोड़ वाला यूपी और महज अगर मृतकों की आंकड़े की बात करें तो कोरोना वायरस में 600 लोगों की मौत होगी। ये सीएम योगी की अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अमेरिका जो 34 करोड़ वाला देश है अमेरिका, वहाँ पे 1,30,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। 1.5 लाख के करीब आंकड़े पहुँचने वाले हैं महज 34 करोड़ में। जबकि आज यूपी की बात करें तो यहाँ पर 24 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन 600 के करीब ही लोग मरे हुए हैं। और अब जो पॉजिटिव केसों की जो संख्या है वो महज 6,000 है, यानी 15,000 के आंकड़े को पार कर गई है ज़रूर, लेकिन अब बाकी सब रिकवर हो चुके हैं। 600 लोगों की मौत हुई है। और अगर एक्टिव केसों की बात करें तो यूपी में महज 6,000 के करीब ही यूपी में बचे हैं। तो इसको पीएम मोदी ने बाकायदा यूपी की जनता के सामने बातें रखी हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन भारत के साथ लगी पूर्ववर्ती सीमाओं पर कर रहा है घुसपैठ। अमेरिकी सांसद ने चीन को दी चेतावनी। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद का कहना है कि चीन भारत के साथ पूर्ववर्ती सीमाओं पर घुसपैठ कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजिंग कोविड-19 की परिस्थिति का इस्तेमाल हर दिशा में हमला करने के लिए कर रहा है। चीन ने विशेष रूप से हर दिशा में पहले में हमला करने के लिए महामारी का उपयोग किया है। अमेरिकी सांसद जिम जिनहोके, जो कि
सीनेट स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने दक्षिणी और चीन सागर, ताइवान, मलेशियाई, वियतनामी और इंडोनेशियाई के जहाज़ों को परेशान किया और उनका विशेष विरोध कर रहा है। उसने कोविड-19 से लेकर ऑस्ट्रेलिया को चुप करने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज़ का उपयोग किया है, तो चीन की तानाशाही नहीं चलने वाली। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। जेपी नड्डा का आरोप, यूपीए कार्यकाल में पीएम एनआरएफ का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। जी हाँ, चीन के मसले पर कांग्रेस तो मोदी सरकार को घेर रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अब कांग्रेस पर हमला किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा डोनेट किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि संकट में लोगों की मदद करने के लिए बना पीएनएमआरएफ यूपीए कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था। तो इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया। कहा, पीएमएनआरएफ में बोर्ड में कौन बैठा है? सोनिया गांधी। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सोनिया गांधी। ये पूरी तरीके से निंदनीय है। तो सोनिया गांधी पर ये हमला बोला गया है जेपी नड्डा द्वारा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, रक्षा मंत्री को एलएसी का हाल बताएंगे आर्मी चीफ, और आज पीएम मोदी से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। बीते दिनों आर्मी चीफ एम नरवणे ने लेह और लद्दाख के बेस पर जाकर हालात का जायजा लिया था। आज दिल्ली में सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। सेना प्रमुख एम नरवणे ने लद्दाख में 2 दिन का दौरा किया था। उन्होंने अस्पतालों में घायल जवानों से मुलाकात की। इसके अलावा ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट में जाकर उन्होंने जवानों का सम्मान किया। सेना प्रमुख ने ज़मीनी हालात का जायजा लिया, एलएसी की स्थिति को जाना, और अब शुक्रवार को राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान सेना प्रमुख ज़मीनी हालात की जानकारी देंगे। इस दौरान सेना की तैयारी, चीन की हरकतों और मौजूदा स्थितियों के बारे में बताया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। भूटान ने नहीं रोका कोई असम में आने वाला पानी, बांध मरम्मत का दिया हवाला। जी हाँ, दरअसल भूटान के असम की ओर से सिंचाई का पानी रोके जाने की खबर पूरी तरीके से गलत बताया। भूटान की तरफ से इसका खंडन किया गया। उन्होंने कहा कि असम में पानी को निर्बाध आपूर्ति के लिए वो बांध पर मरम्मत का काम कर रहा है, और इसी संबंध में भूटान की तरफ से बयान भी जारी हुआ है, जिसमें कहा है कि भूटान और असम के रिश्ते में फूट डालने के लिए इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। और वहीं असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण ने कहा है कि असम में सिंचाई का पानी भूटान की पहाड़ियों से आता है। कई बार बड़े पत्थरों की वजह से पानी का बहाव रुक जाता है। इसमें भूटान से बात की और उसे तुरंत से ठीक कर दिया है, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है। तो ये विपक्षियों की साजिश लगातार चल रही है। हम चलते अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि टिकटॉक को टक्कर देगा यूट्यूब। जी हाँ, आपको बता दें कि टिकटॉक को टक्कर देने में यूट्यूब ने अपना एक नया फीचर लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें 15 सेकंड के वीडियोस होंगे, और टिकटॉक की तरह ही उसमें भी वीडियोस 15 सेकंड के आएंगे, और आप उसके ज़रिए किसी भी तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें भी आप जिस तरीके से टिकटॉक के वीडियोस देखते हैं, अब यूट्यूब में ये ऑप्शन आने के बाद टिकटॉक के जाहिर सी बात है ऑडियंस कम होंगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद नेपोटिज्म विवाद पे आहत हुए करण जौहर, एमआई से दिया इस्तीफा। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म को लेकर उठे विवाद से आहत होकर करण जौहर ने एमआई यानी मुंबई एकेडमी ऑफ द मूवीज़ इमेज के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं खबर यह भी है कि एमआई फिल्म फेस्टिवल की चेयरपर्सन और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के करण को मनाने को भी कोशिश की गई, लेकिन करण उनकी बात नहीं माने और इस्तीफा दे दिया है। तो ये करण जौहर ने बड़ा कदम उठाया है। हालांकि आपको बता दें कि इन सब से करण के ऊपर लगे आरोप नहीं छटने वाले हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग, कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार और उनकी रिटायरमेंट की तारीख तक सरकारी आवास में रह सकेंगे, महाराष्ट्र सरकार का फैसला। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को उद्धव सरकार ने राहत दे दी है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना के चलते जिन पुलिसकर्मियों की मौत होगी उनके परिवार को सरकारी आवासों से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि जब तक वो रिटायर नहीं होंगे, यानी उनकी जब तक रिटायर डेट होगी तब तक वो उस घर में रह सकेंगे। तो ये उद्धव सरकार ने राहत दी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही दुनिया भर में जो आंकड़ा 96 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। 96 लाख 8 हज़ार कन्फर्म केसेज।
हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 4,90,000 के करीब हो चुकी है। इस बीच अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट में तो 24,65,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1,26,000 को पार कर गई है। ब्राज़ील में 12,33,000 के कन्फर्म केसेस तो मृतकों की संख्या 55,000 के पार हो गई है। इस बीच अगर बात करें रसिया में तो 6,13,000 कन्फर्म केसेस तो 8600 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 4,90,000 कन्फर्म केसेस तो वही 15,300 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर का आंकड़ा फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।